गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। इसके तहत संविधान में, भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि नागरिकों को समान रूप से क्या है कि ये मौलिक अधिकार मिले, और मौलिक अधिकारों को अगर किसी भी परिस्थिति में इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सरकार को प्रतिबंध किया गया है संविधान के द्वारा कि इन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा है वो सरकार के द्वारा की जाए और सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्या है कि मौलिक अधिकार मिले। इसके साथ ही आज हम अध्ययन करेंगे कि जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो कब लागू किया गया, और इसके साथ साथ संविधान जो बनाया गया वो किस स्थिति के कारण प्रमुखतः बनाया गया था, और उसमें जो प्रमुखतः क्या है व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, और किस प्रकार की असमानताओं को उसमें समाप्त करने का प्रमुखतः प्रयास किया गया है। तो आज जो भारतीय संविधान से संबंधित मौलिक अधिकार है इससे संबंधित कुछ जो अपने प्रमुख बिंदु है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि साधारण कानूनों को लागू करने के लिए कानून का सहारा। जो साधारण कानून है, जो सामान्य कानून है, उनको लागू करने के लिए प्रमुखतः क्या है कि किसका सहारा लिया जाता है? कानून का सहारा लिया जाता है। यानी कानून की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए जो सामान्य कानून है उनको लागू किया जाता है। सामान्य कानून को लागू करने के लिए कानून का, नियमों का सहारा प्रमुखतः लिया जाता है। बात आती है मौलिक अधिकारों की गारंटी व सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है, उनका जो संरक्षण है, और प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी से संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी से ये अधिकार है। समाज में, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं, और उनकी सुरक्षा, उनकी जो व्यवस्था है वो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मौलिक अधिकार मिले। इनकी व्यवस्था भी प्रमुख रूप से किसमें प्रमुख वर्णन किया गया है? संविधान की व्यवस्थाओं में स्पष्ट वर्णन इस चीज का भी किया गया है कि संविधान सभी व्यक्तियों को समान रूप से मौलिक अधिकार उपलब्ध करवाएगा, और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी क्या है कि संविधान के द्वारा, सरकार द्वारा की जाएगी। बात आती है सामान्य कानून को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। जो सामान्य कानून है, जो समान कानून व्यवस्थाएं हैं, अगर उनमें कोई संशोधन करना हो, परिवर्तन करना हो, तो उनमें क्या है कि आसानी से परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। किस प्रकार से? कि संसद कानून बनाकर, संसद में कानून बनाकर क्या है कि सामान्य कानूनों को परिवर्तित किया जा सकता है। संसद का मतलब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा से है। यहाँ समर्थन मिल जाता है दोनों सदनों में, तो क्या है किसी कानून में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार एक बात स्पष्ट है कि सामान्य कानून है उनको संसद में बातचीत करके, उनमें विचार विमर्श करके सामान्य परिवर्तन किया जा सकता है। इनमें सामान्य कानून में। बात आती है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। यही हम बात करें साधारण कानूनों के मुकाबले मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक जो अधिकार है उनमें परिवर्तन क्या है कि संसद के द्वारा प्रमुख रूप से नहीं किया जा सकता। उनमें प्रमुखतः परिवर्तन करने के लिए क्या है कि जो अपने संविधान व्यवस्था है, संविधान में जो नियम व्यवस्था बना रखी है उस संविधान में परिवर्तन करना पड़ता है, तब जाके क्या है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन होता है। तो एक बात यहाँ क्लियर है, सामान्य कानून है उनमें अगर परिवर्तन या संशोधन करना हो तो संसद में कानून बनाकर उसको परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों में अगर परिवर्तन करना हो, संशोधन करना हो, तो संविधान में परिवर्तन संशोधन करना होगा, तब जाके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकेगा। बात आती है सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। सरकार का जो 3 अंग है अपने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, सरकार के जो 2 अंग है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनके द्वारा किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये किसी भी प्रकार से ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकती, ऐसे कानून को लागू नहीं कर सकती जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का प्रमुखता उल्लंघन करते हैं या मौलिक अधिकारों को रोकने का प्रयास करते हैं। बात आती है अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। जो संविधान है उसके तहत, अब बात करते हैं हम इसके आगे
कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। यानी जो प्रमुखतः क्या है, सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं या किसी प्रकार की अन्य कोई व्यवस्था लागू की जाती है, तो उस प्रकार से सरकार के जो कार्य हैं उनसे मौलिक अधिकार है व्यक्ति के, उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार की जाएगी, कौन है वो सरकार के कार्यों से जो गतिरोध उत्पन्न होता है उसके द्वारा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है उसकी सुरक्षा कौन करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा। तो ध्यान रखना कि जो न्यायपालिका है, सरकार का जो अपना अंग है न्यायपालिका, उसका प्रमुख कर्तव्य, प्रमुख दायित्व है कि किसी भी प्रकार से अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो या कोई संगठन हो, तो उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है वो किसका है, सरकार का जो अंग है न्यायपालिका, उसका प्रमुख दायित्व बनता है। बात आती है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के निर्णय से उल्लंघन होने पर सुरक्षा करती है। न्यायपालिका प्रमुख रूप से सुरक्षा किस प्रकार से करती है कि जब व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून बनाया जाए और कार्यपालिका के द्वारा उसको लागू किया जाए, लेकिन वो कानून जो बनाया गया है, कानून को जो लागू किया जा रहा है, उसके द्वारा किसी न किसी रूप से अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है या मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न कर दी जाती है, तो प्रमुख रूप से क्या है कि सुरक्षा प्रदान कौन करती है। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, ध्यान रखना न्यायपालिका है वो प्रमुख रूप से ऐसे जो कानून या नियम बन रहे हैं उनको रोकने का, उसके उल्लंघन जो मौलिक अधिकार किया जा रहा है उसको रोकने का प्रयास है वो प्रमुखतः क्या है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। बात आती है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के कानूनों व निर्णयों को अवैध घोषित करना। अब कोई भी कानून या निर्णय जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने लिया, वो जरूरी नहीं है कि हर बार जो निर्णय लिया गया है या हर बार जो कानून बनाया गया है वो उचित हो सकता है वो अनुचित भी हो सकता है, और व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं उन मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाला भी हो सकता है, उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला भी हो सकता है। तो प्रमुख रूप से क्या है कि जो निर्णय या कानून है उनको जो अवैध घोषित करता है, अवैध का मतलब यहाँ गैर कानूनी से है, जो वास्तविक नहीं होके जो अवास्तविक कानून बनाए गए हैं या जो निर्णय लिए गए हैं उनको अवैध घोषित करने का प्रमुख रूप से कार्य कौन करती है, तो ध्यान रखना न्यायपालिका के द्वारा ऐसे कानून जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए हैं, लागू किए गए हैं, लेकिन वो अवैध है, वो सही नहीं है, अनुचित है, और व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा जो मिले हुए हैं उनका किसी भी अधिकार का अगर उल्लंघन होता है या किसी प्रकार की उनमें बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट उत्पन्न होती है, तो न्यायपालिका उस पर अवैध रूप से उसको घोषित कर सकती है और उसको नियंत्रित कर सकती है। बात आती है मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार है उनको निरंकुश यानी उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या कोई प्रतिबंध है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं लगाया जा सकता, और इसके साथ साथ क्या है, असीमित अधिकार नहीं है। यानी निरंकुश होने के साथ साथ यह असीमित भी नहीं है कि इनका दुरुपयोग है वो मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा इनका क्या है, असीमित प्रयोग या दुरुपयोग भी नहीं किया जा सकता। इस पर दो बातें स्पष्ट है इसमें कि जो मौलिक अधिकार है उनको निरंकुश या प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, और इसके साथ साथ असीमित अधिकार भी नहीं है। यानी ये नहीं है व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो इन मौलिक अधिकारों का व्यक्ति विशेष के द्वारा गलत उपयोग किया जाए और अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए, अपने विकास के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष के समूह को किसी प्रकार का नुकसान है वो व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं पहुंचाया जा सकता। बात आती है मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। यानी मौलिक अधिकार है उन पे अगर किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का अगर दुरुपयोग किया जा रहा है या आवश्यकता ऐसी है कि उनको किसी भी स्थिति में सीमित करना है, तो ये प्रमुख रूप से जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, सरकार है। सरकार के द्वारा क्या है कि मौलिक अधिकारों को नियंत्रित किया जा सकता है, उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि क्या है कि आवश्यकता पड़ने पे अगर कोई नियंत्रण कर सकता है मौलिक अधिकारों को या सीमित कर सकता है तो वह सरकार ही है। जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं उनको नियंत्रित या प्रतिबंधित कुछ समय के लिए कर सकती है, लेकिन पूर्णतः प्रतिबंधित इनको सरकार भी नहीं कर सकती है। अब तक हमने बात की
कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनका जो उल्लंघन है वो क्या है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या किसी व्यक्ति विशेष या समूह के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में उल्लंघन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमें जो दक्षिण अफ्रीका है उसके संविधान में जो व्यक्तियों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में संविधान का निर्माण किया गया, किस प्रकार की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि संविधान का निर्माण है वो प्रमुख रूप से करना पड़ा और एक नई प्रकार का निर्माण करना पड़ा। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। जिस प्रकार भारतीय संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र है मौलिक अधिकारों का, ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका संविधान में भी क्या है कि अधिकारों का घोषणा पत्र है जिसमें व्यक्ति के मौलिक जो अधिकार है उनके बारे में प्रमुखतः चर्चा की गई है। हम देखते हैं कि भारत के संविधान में और दक्षिण अफ्रीका संविधान में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सामान्य रूप से दोनों के संविधान में कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे भी संविधान हैं जो दोनों के संविधान में पर्याप्त रूप से क्या है असमान रूप से देखने को मिलते हैं। बात आती है दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो लागू हुआ था। यानी दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो कब लागू किया गया था, तो ध्यान रखना 1996 में 1996 में क्या है कि दक्षिण अफ्रीका संविधान को लागू किया गया और उसको प्रमुख रूप से वास्तविक रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब बात आती है कि इस समय संविधान को लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण क्या है कि सरकार को परिवर्तित करना पड़ा, कौन सी समस्याएं थी जिस वजह से ऐसा कुछ हुआ, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया गया, प्रमुख रूप से जो दक्षिण अफ्रीका संविधान बनाया गया है वो किस कारण से बनाया गया, इसके पीछे कौन से कारण थे, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से रंग भेद के सरकार के विरुद्ध। यानी जहां दक्षिण अफ्रीका में क्या है कि लोगों के साथ रंग के आधार पे प्रमुखतः क्या है कि भेदभाव किया जा रहा था, रंग के आधार पर लोगों को सुविधाओं में कुछ असमानताएं देखने को मिल रही थी, रंग के आधार पे लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें भी क्या प्रमुख रूप से अंतर किया जा रहा था। इस कारण वहां रहने वाले जो लोग हैं, अश्वेत लोग हैं और गोरे लोग हैं, उनके बीच में पर्याप्त रूप से तनाव उत्पन्न हो गया, संघर्ष उत्पन्न हो गया और इसने इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया कि संविधान को निर्माण करने की आवश्यकता प्रमुखता महसूस की गई और सरकार भी परिवर्तित करने की आवश्यकता महसूस की गई। तो प्रमुख से बात ध्यान रखना कि दक्षिण अफ्रीका जो संविधान बनाया गया था वो रंग भेद की जो सरकार है उसके विरुद्ध बनाया गया था, जो क्या है रंग, नस्ल और वर्ण के आधार पर प्रमुख रूप से भेदभाव है वो लोगों के साथ अत्यधिक करती थी। बात आती है रंग भेद की सरकार हटने के बाद जो दक्षिण अफ्रीका है वो किस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त था, किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा था, किस प्रकार की समस्याओं से क्या है वो पीड़ित था। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना कि रंग भेद की सरकार हटने के बाद में जो दक्षिण अफ्रीका है वो जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था। तो प्रमुख रूप से किस प्रकार से गृह युद्ध के खतरे से, यानी स्थानीय स्तर पे इतने अधिक क्या है झगड़े होने लग गए, दंगे फसाद होने लग गए कि लोग आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। लोग एक दूसरे को इतना अधिक नुकसान पहुंचाने चाहते थे कि जिससे एक वर्ग के समूह का तो लाभ हो जाए लेकिन दूसरे वर्ग समूह के हितों को, अधिकारों को उनसे छीन लिया जाए। तो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि रंग भेद की सरकार बनने के बाद में, रंग भेद की सरकार हटने के बाद में जो प्रमुख रूप से दक्षिण जूझ रहा था वो गृह युद्ध यानी आंतरिक युद्ध की स्थितियों से, प्रमुख रूप से समस्या से प्रमुख रूप से दक्षिण अफ्रीका पीड़ित था। बात आती है दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की जो आधारशिला है वो प्रमुख रूप में किस में सम्मिलित की गई है, तो ध्यान रखना कि प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए, जनता के लाभ को ध्यान में रखते हुए प्रमुख रूप से क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला रखी गई। और इसका प्रमुख रूप से जो वर्णन देखने को मिलता है वो अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, अधिकारों की जो व्यवस्था है घोषणा पत्र की, उसमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है कि अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसमें प्रमुख रूप से किन किन बातों का, किन किन विषयों का, किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना कि दक्षिण अफ्रीका का जो घोषणा पत्र है उसमें प्रमुख रूप से जो उल्लेख किया गया है विभिन्न प्रकार जो असमानताएं हैं, विभिन्न प्रकार जो भेदभाव है उनको हटाने के लिए प्रमुख रूप से इसमें घोषणा पत्र में व्यवस्थाएं दी गई है, जिनके आधार पर इन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का भेदभाव है वो किसी भी आधार पे नहीं होना चाहिए। प्रमुख व्यवस्थाएं कौन सी है तो दक्षिण अफ्रीका संविधान की घोषणा पत्र में है। तो ध्यान रखना कि नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित,
यानी दक्षिण अफ्रीका का जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसमें कुछ बातें स्पष्ट की गई है कि व्यक्ति की जो नस्ल है, व्यक्ति का जो धर्म है, व्यक्ति की जो भाषा है, व्यक्ति का जो रंग है, व्यक्ति का जो समुदाय है, व्यक्ति की जो संस्कृति है, व्यक्ति की जो भाषा है, इसके आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ है वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा या सरकार के द्वारा या संगठन के द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सभी दृष्टि से क्या है कि व्यक्ति समान है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से क्या है कि एक समान रूप से पैदा होता है और बाद में जो असमानताएं हैं, जो विभिन्नताएं हैं, जो समस्याएं हैं वो बाद में उत्पन्न होती है। तो जब व्यक्ति जन्म के आधार पे समान है तो बाद में उनके जो रंग है, भाषा है, जो संस्कृति है, जो त्योहार है, संस्कृतियां हैं, नस्ल है, वर्ण है या अन्य किसी प्रकार से जो भी अपवाद उत्पन्न होते हैं उन अपवादों को प्रमुख रूप से वर्जित किया गया है। यानी इस प्रकार के भेदभाव है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख रूप से नहीं किए जाएंगे। बात आती है नागरिकों को व्यापक अधिकार देता है। जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र है ये नागरिकों को क्या है कि प्रमुख रूप से क्या व्यापक अधिकार प्रदान करता है, व्यापक शक्तियां प्रदान करता है कि व्यक्ति के नागरिक अधिकारों के तहत व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं जो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, ताकि व्यक्ति के साथ जो अपन ने अभी बातचीत की जिन प्रमुख रूप से बिंदुओं की उस आधार पे भेदभाव है वो नागरिकों के साथ किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। बात आती है संवैधानिक अधिकारों को लागू करता है। संवैधानिक जो अधिकार है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको लागू करने का जो प्रमुख कार्य है वो प्रमुखतः किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना एक विशेष संवैधानिक न्यायालय में। यानी व्यक्ति के अधिकारों का कहीं भी उल्लंघन होता है, कहीं भी व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है, नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो एक संवैधानिक जो न्यायालय है वो इसके सभी प्रकार के जो भेदभाव है, जो असमानताएं हैं, जो समस्या उत्पन्न हो रही है या सरकार ऐसे कुछ कानून बनाती है जो व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करती है, तो एक विशेष जो संवैधानिक न्यायालय है उसका प्रमुख रूप से दायित्व बनता है कि जो भेदभाव किए जा रहे हैं या जो असमानता उत्पन्न हो रही है, इन भेदभाव को, असमानता को प्रमुखतः दूर किया जाए और इनको रोकने का प्रयास है वो प्रमुखतः सरकार और न्यायालय के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाना चाहिए।